हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण डियर और स्वागत है आपका हमारे खास शो में सफ़रनामा। जी हाँ, सफ़रनामा का आज पहला एपिसोड है और आज पहले एपिसोड में मेरे साथ एक बहुत ही ऊर्जावान डायनेमिक पर्सन हैं जिनका नाम है मिस्टर नीरज यादव जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नीरज जी के बारे में आपको मैं परिचय दूँ तो नीरज जी श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल नांगल पंडितपुरा के डायरेक्टर हैं और इनके जो नवाचारों से ग्रामीण परिवेश में जो नए नवाचार हुए हैं मैं उनके बारे में आपसे बहुत कुछ जानना चाहता हूं। सर मेरी काफ़ी दिनों से इच्छा थी कि मैं ऐसे एक यंग एंड डायनेमिक पर्सनैलिटी को मेरे सफ़रनामा की जो शो है जिसमें पहले मैं बुलाऊं जिनसे हम जैसे युवा और जो नवी की पीढ़ी है वो बहुत कुछ सीख सके। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आपकी जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, आप अपना संक्षिप्त में परिचय और आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में हमें कुछ बताइए। जैसे कि आपने बताया सर, मेरा नाम नीरज यादव है और मैं इस फील्ड से पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। वैसे देखा जाए तो हमारी ये संस्था श्री कृष्णा एजुकेशन ग्रुप जो है पिछले 14 साल से इस फील्ड में जुड़ी हुई है। हम लगभग 2006 से काफ़ी कॉलेजेस को रन कर रहे हैं, जिसमें हमारा एक लॉ कॉलेज आता है श्री कृष्णा लॉ कॉलेज, एक श्री कृष्णा बीएड कॉलेज। उसके बाद हमने श्री कृष्णा एसटीसी कॉलेज की स्टार्टिंग करी थी। उसके बाद हमने फिर श्याम बीएड कॉलेज स्टार्ट किया, फिर उसके बाद एलएलएम कॉलेज स्टार्ट किया और फाइनली सन 2018 में हमने श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल की भी शुरुआत की, जो कि नांगल पंडितपुरा गांव में अभी इस टाइम रन कर रहा है। जी सर। सर इसके जो श्री कृष्णा एजुकेशन ग्रुप है इसके फाउंडर कौन है? हाँ, श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल और श्री कृष्णा ग्रुप का जो फाउंडर है वो मेरे फादर मिस्टर राम सिंह यादव है। उन्होंने सन 2006 में इसकी शुरुआत करी थी। उसके बाद से लगातार ये कोटपुतली क्षेत्र में रन कर रहा है। सबसे पुरानी संस्था हमारी श्री कृष्णा लॉ कॉलेज है। बहुत अच्छी बात है सर। जितनी आपने एजुकेशन का मुझे अभी नाम बताया है उतने तो एक पूरे शहर में कुल मिलाकर के होते हैं जितने कि आप एक एजुकेशन ग्रुप में आप चला रहे हैं। लोगों की दया है सर, है ना? जी सर, क्षेत्रवासियों की दया रही है हमेशा, जिससे क्षेत्रवासियों की वजह से जिनका उनका सपोर्ट इतना मिलता रहा कि हम इस क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते चले गए। जी सर बिल्कुल ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है सर। सर मुझे आप ये बताइए कि आप एजुकेशन में मैंने सुना है कि आप सन 2020 के आसपास से स्कूल को संभालने लगे हैं। इससे पहले आप क्या करते थे? सर 2020 से पहले मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको एक बार। 2012 में मैंने बीटेक पास आउट करी और 2014 से मैंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करी थी। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट पे हूँ और मैंने ये पोस्ट लगभग 6 साल तक संभाली। उसके बाद सन 2018 के बाद मैंने इस पोस्ट से रिजाइन दिया और उसके बाद से मैं इस स्कूल को रन कर रहा हूँ। एक्चुअल में क्या है कि जॉब से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मेरे को कुछ अलग से एजुकेशन की फील्ड में कुछ करना था। मुझे एक ऐसी चीज़ करनी थी जो मेरे स्कूल टाइम में कभी नहीं मिली। काफ़ी चीज़ें थी जिनको मैं करना चाहता था स्कूल टाइम में, जो मैं उस टाइम नहीं कर पाया। जॉब तो ठीक चल रही थी, लेकिन उसके अलावा भी एजुकेशन के फील्ड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक ग्रामीण परिवेश के बच्चे को चाहिए होती है और जो उनको उस टाइम पे नहीं मिल रही होती है। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि मेरे को इस फील्ड में ज़्यादा बेटर करना चाहिए मेरे क्षेत्रवासियों के लिए। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा मेरी जॉब से ब्रेक लेके और मैं इस तरफ आया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि AA की जो पोस्ट होती है, मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, ये सेंटर की जो गवर्नमेंट होती है उसकी जॉब होती है और इसमें जो पैकेज होता है वो लाखों की संख्या में होता है, जो कि आपके सर बहुत सारे जब लोग सोचते हैं कि अरे गवर्नमेंट स्टेबल हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो ऐसा आपके मन में क्या था कि मुझे ये स्कूल ऐसा ओपन करना चाहिए? एक्चुअल में ये जॉब छोड़ने से पहले मैं भी बहुत डिलीमा में था, कंफ्यूजन में था। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि जॉब छोड़ना मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा जी। लेकिन एक वो अंदर से मन से निकल के आती है ना, फीलिंग निकल के आती है कि हाँ कुछ अलग करना है। जॉब तो सारे लोग कर रहे थे लगभग और आराम से सेटिस्फाइड भी थे। एक गवर्नमेंट जॉब ले लो आराम से और उसके बाद आपकी जो फैमिली का जो प्रेशर होता है, जो अपना जो भी होता है वो सब कुछ आराम से मैनेज हो जाता है। गवर्नमेंट जॉब के साथ सारी चीज़ें मैनेज हो भी जाती है। लेकिन काफ़ी कंफ्यूजन में रहने के बाद लास्ट में मैंने डिसीजन लिया ही कि मेरे को इस जॉब से स्किप करके मेरे को कुछ अलग करना चाहिए और कुछ डिफरेंट करने की इच्छा ने ही मेरे को इस गवर्नमेंट जॉब से रिलीव करवाया। बिल्कुल सर। सर जब से आपने स्कूल में संभालने लगे हैं और आप क्या देखते हैं कि जब आपके समय की जो एजुकेशन थी और जो आज के समय की जो एजुकेशन है उसमें आप क्या अंतर देखते हैं? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही पूछा। एक्चुअल में जो मेरे टाइम में जो एजुकेशन चलती थी, जब मैं पढ़ता था उस टाइम में केवल हमें किताबी कीड़ा बना के रखा गया। माना किताबी कीड़े से मेरे को प्रॉफिट भी काफी मिला, आराम से जॉब सिलेक्शन भी मिला मेरे को, मैंने गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन भी किया। लेकिन आज की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत अपन केवल किताबी कीड़ा बन के नहीं रह सकते। काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज आज के दिन इंट्रोड्यूस कराई गई है बच्चों को, जो उनको आगे फ्रंट फुट पे ले जाने में बहुत योगदान देती है। अगर आज के दिन कोई बच्चा केवल किताबी कीड़ा बन के रह जाता है तो वो केवल गवर्नमेंट जॉब के लिए ही तैयारी कर सकता है, उसके अलावा वो अपना कुछ अलग से कुछ नहीं कर पाता। लेकिन आज की जो एजुकेशन पॉलिसी है
उसके अंदर ये होता है कि कोई भी बच्चा अगर एजुकेशन के अलावा किसी और फील्ड में भी जाना चाहता है तो उसको काफ़ी चीज़ें अपॉर्चुनिटी आराम से प्रोवाइड कराई जा सकती है। बिल्कुल। तो आज की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो पिछली एजुकेशन पॉलिसी से काफ़ी बेटर है, जिसमें बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती है, बुक्स के अलावा भी। बिल्कुल सर एक भी और भी बात होती है कि बुक्स के बच्चे का जो सर्वांगीण विकास होता है, कि हमारे जो बहुत अच्छे शिक्षाविद हुए हैं या फिर जो बड़े लोग हुए हैं उन्होंने कहा भी है कि आप बच्चों को किताबी कीड़ा ना बनाएं, आप उनके सर्वांगीण विकास के लिए कुछ ऐसा करें जिससे वो जीवन में बहुत आगे करें। बिल्कुल सर, मेरा अगला सवाल आपसे मेरा एक सवाल है कि आपने ये जो स्कूल है जो आपने शहर में नहीं खोल करके ग्रामीण परिवेश को आपने क्यों चुना? देखिए सर, थोड़ा सा चैलेंज लेने में जो मजा आता है ना वो एक अलग ही फील देता है। बिल्कुल। एक्चुअली में क्या है कि शहरी क्षेत्र में काफी स्कूल है, हमारे पास जमीन भी वहाँ थी, वैसा नहीं है कि नहीं थी, लेकिन एक ग्रामीण क्षेत्र सेलेक्ट करना और उसके अंदर कुछ अलग करने की ख्वाहिश थी। इस वजह से एक ग्रामीण बेल्ट सेलेक्ट करी गई, क्योंकि ये जो जिस क्षेत्र में ये स्कूल है वो क्षेत्र एजुकेशन के मामले में काफी पिछड़ा हुआ भी है। बिल्कुल। उसके अंदर एजुकेशन के लिए इतनी ज्यादा पेरेंट्स के अंदर इतनी ज्यादा नहीं है, मतलब इतना तो सोचते नहीं है एजुकेशन के लिए। इस वजह से इस स्कूल को यहाँ खोला गया कि जिससे कि हम इस बेल्ट को भी सुधार सकें। और मैं मानता हूँ कि पिछले 4-5 सालों से जब से स्कूल रन कर रहा है तब से हमने इसके ऊपर काफ़ी काम भी किया है और हमने गार्जियंस की सोच बदलने में भी हमने कामयाबी हासिल करी है। अब वही गार्जियन जो पहले एजुकेशन के लिए इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे बिल्कुल, वो अब काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं अपने बच्चों के एजुकेशन में। वो भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े और आगे ग्रोथ भी करे, क्योंकि इन फ्यूचर यदि हम देखते हैं कि जो आज बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है वो अपन आज के हिसाब से नहीं करा सकते, क्योंकि जो बच्चा बन के तैयार होगा वो अगले 15 साल बाद तैयार होगा। तो जब वो एक बाजार में जब बच्चा जाके खड़ा होगा किसी भी चीज के लिए, एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो उसको 15 साल बाद खड़ा होगा। तो हमें जो आज स्कूल खोलना चाहिए, स्कूल के ऊपर काम करना चाहिए, अगले 15 साल के हिसाब से करना चाहिए कि आगे के 15 साल के बाद ये जमाना किस लेवल पे पहुंच जाएगा, और उसी हिसाब से हमें आज स्कूल पे काम करना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हम काम भी कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रोवाइड भी कर रहे हैं। क्योंकि पिछले 3-4 साल पहले जब हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला था जिस क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र का मानना ये था कि इंग्लिश मीडियम स्कूल काम के नहीं होते। उनको ये लगना था कि ठीक है आज तक हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में ही पढ़ लेंगे बच्चे। तो काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, लोगों को समझाना भी पड़ा, है ना। इवन मैं आज तक गार्जियंस को समझाता हूँ ये चीजें कि ये सारी चीजें बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि आपको भी पता है सर, यदि कोई भी बच्चा आज बच्चा फर्स्ट क्लास के अंदर जा रहा है, 10 साल के बाद अगर वो बच्चा इंटेलिजेंट है और यदि वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है तो क्या कर सकता है? क्या एमबीबीएस की तैयारी करेगा, या आईआईटी की तैयारी करेगा, या फिर वो बीएससी करके एमएससी करेगा या फिर वो बीए करेगा। ये 2-4 चीजें हैं, लेकिन ये सारी ही चीजें सब लगभग सारी, बीए को छोड़ दिया जाए तो सारी चीजें लगभग इंग्लिश मीडियम में ही है। पूरे भारत में एमएससी इंग्लिश मीडियम में होती है। नीट की तैयारी देखी जाए तो मैक्सिमम जगह इंग्लिश मीडियम में होती है। सब इंग्लिश मीडियम का ही जमाना है, इंग्लिश का ही जमाना है। तो मैं चाहूंगा कि हर गार्जियन से मैं चाहता हूँ कि ना सारे गार्जियन इस बात को समझे। मैं नहीं कह रहा कि अपनी मातृभाषा को छोड़ दिया जाए, मातृभाषा अपनी जगह वो भी सही है, लेकिन साथ में बच्चों को ऑल ओवर जो एक एजुकेशन है वो भी प्रोवाइड करानी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि मैं जब आपसे मिलने गया था पहली बार स्कूल में तो मैंने देखा कि क्या ग्रामीण परिवेश में भी ऐसा स्कूल हो सकता है जहाँ पर इतनी सारी चीजें जो आप अपने बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं? सर सारी फैसिलिटी लगभग जो मेरे को लगा कि एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए स्कूल में जरूरी होती है वो सारी फैसिलिटी मैंने मेरे स्कूल में प्रोवाइड कर रखी है। जी बिल्कुल। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी लगभग कंप्लीट है, जो कि मेरे को लगा कि सारी चीजें होनी चाहिए। डांस एक्टिविटी हो गई या उसके अलावा सॉन्ग की जो ये सिंगिंग प्रैक्टिस हो गई, उसके अलावा और भी जितनी भी एक्टिविटी हो गई, गेम्स वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें मैंने स्कूल में स्टार्टिंग से प्रोवाइड कर रखी है। बिल्कुल सर, जब हम ग्रामीण परिवेश में स्कूल खोलते हैं तो बहुत सारी जो समस्याएं होती हैं, जो सबसे बड़ी जो टास्क होता है वो फैकल्टीज़ का होता है, क्योंकि फैकल्टीज आप कहाँ से अरेंज करेंगे। तो श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल में जो आपका फैकल्टी अरेंजमेंट है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो इस वीडियो को देखेंगे वो ये जानना चाहते हैं कि श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल में फैकल्टी का जो अरेंजमेंट है वो कहाँ से है? सर देखिए, फैकल्टी के मामले में मेरा पर्सनली ये मानना है कि किसी भी एक क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि फैकल्टी बहुत अच्छी मिलती है, किसी भी एक क्षेत्र में फैकल्टी बेकार मिल जाती है। मेरा मानना है कि पहले जो फैकल्टी के लिए आता है उसको पहले अपन जांचें, परखें, अगर वो बेस्ट देता है अपना और मेरे अकॉर्डिंग वो सेटिस्फाइड है, मतलब मेरे को सेटिस्फाइड कर रहा है वो एजुकेशन के मामले में, तो मैं उसको रखने में परहेज नहीं करता हूँ, है ना। ना ही पैसों के मामले में कभी कॉम्प्रोमाइज करता हूँ और ना ही क्वालिटी के मामले में कभी कॉम्प्रोमाइज करता हूँ। ये सारी चीजें ही ठीक चलती हैं। तो फैकल्टी में मेरे स्कूल में अलग अलग क्षेत्र से फैकल्टी भी हैं, 2-3, जैसे कुछ फैकल्टी मेरी बाहर से भी हैं जो राजस्थान से बाहर से हैं, राजस्थान के अंदर से भी फैकल्टी है। मैथ्स और इंग्लिश इन सब्जेक्ट के ऊपर मेरा स्पेशल फोकस रहता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसा है जो बच्चों का काफी वीक रहता है। बिल्कुल सही बात। और इवन ग्रामीण क्षेत्र में एक और नेगेटिव पॉइंट छोटा सा निकल के आता है कि जो बच्चों के गार्जियंस होते हैं ना,
वो थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, मैं मानूं को उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है, तो वो प्रॉपर तरीके से बच्चों को घर पे केयर नहीं कर पाते हैं। तो देखा जाए तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बच्चों की रहती है वो स्कूल के ऊपर ही रहती है। तो इस वजह से मेरे को इंग्लिश, मैथमेटिक्स इनकी फैकल्टी बहुत अच्छी रखनी होती है और मैं इसके ऊपर वास्तव में काम करता हूँ। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है सर। सर अभी आपका श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल कौन से मतलब कौन से कक्षा तक है और कौन से स्ट्रीम में है? सर अभी श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल 10th क्लास तक था लास्ट ईयर तक, और इस साल हमने 11th और 12th की भी एनओसी ली है, और इस बार से हम 11th स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर साइंस, जिसके अंदर पीसीएम और पीसीबी दोनों क्लासेस रहेंगी। उसके अलावा आर्ट्स का बैच भी रहेगा। जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है। सर मैंने सुना है कि आप नवोदय के लिए भी कुछ नया नवाचार करने चाह रहे हैं, जरा उसके बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल। नवोदय और सैनिक का सर कुछ ऐसा है कि मैं खुद एक कॉम्पिटिटिव बैकग्राउंड से हूँ। एसएससी सीजीएल के थ्रू एग्जाम पास करके ही मेरी पोस्ट लगी थी, तो कॉम्पिटिशन की सारी तैयारी लगभग मैंने 2012 से 2014 के बीच में कर रखी है जी। और नवोदय और सैनिक के अंदर भी कॉम्पिटिशन लेवल के एग्जाम के लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं। तो मैं पिछले साल से ही बच्चों को, जब से मैं इस स्कूल में आया हूँ रन करने के लिए, तब से ही बच्चों को जो सैनिक और नवोदय की प्रिपरेशन है वो मैं मेरे अंदर ही मैं खुद के गाइडेंस में ही करवाता हूँ। इस साल से हम एक सेपरेट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं नवोदय और सैनिक की, जिसके अंतर्गत एक अलग से एक विंग का डेवलपमेंट किया गया है, जिसका नाम हमने द्रोण एकेडमी रखा है। इसके अंतर्गत हम 30 बच्चों का सिलेक्शन कर रहे हैं विद एंट्रेंस एग्जाम। जी, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हम 30 बच्चों का सिलेक्शन कर रहे हैं, जो बच्चे इस बैच के अंदर आते हैं उन बच्चों की रेजिडेंशियल और एजुकेशनल फैसिलिटी दोनों की दोनों स्कूल में प्रोवाइड कराई जाएंगी। उसके अलावा अगर इन बच्चों में से किसी का सिलेक्शन नहीं भी होता है तो इसकी पूरी फीस रिवर्सिबल रहेगी सर, क्योंकि बहुत बड़ी बात है सर। क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैं जिन बच्चों को तैयारी करवाऊंगा उन बच्चों का सिलेक्शन होगा ही होगा। बिल्कुल, आपको अपने सिस्टम के ऊपर पूरा विश्वास है? भरोसा है मेरे को कि मैं उन बच्चों को कभी पिछड़ने नहीं दूंगा। बिल्कुल सर। और सर नवोदय और सैनिक की तैयारी करना इस वजह से भी अच्छा रहता है बच्चों के लिए, क्योंकि अगर जो बच्चा नवोदय और सैनिक की तैयारी कर चुका होता है, अगर इन केस उसका उसमें सिलेक्शन नहीं भी होता है, क्योंकि ये अपनी मान के चलते हैं कि जरूरी नहीं कि हर 100% बच्चों का सिलेक्शन। जी बिल्कुल। अगर इन केस उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं भी होता है तो वो बच्चे कभी भी आगे मैथ्स के अंदर कभी पिछड़ते नहीं। इतना उनका बेस तैयार कर दिया जाता है 5th क्लास के अंदर ही कि वो आराम से 10th 11th 12th तक मैथ के अंदर कभी नहीं। बिल्कुल, वो कहावत भी होती है कि जो बड़ी बिल्डिंगें बननी होती है उनकी जो फाउंडेशन अगर मजबूत तैयार कर दी जाए तो भविष्य में उनका गिरने का जो खतरा होता है बहुत कम होता है। सर एक और कहावत है कि अगर एक ही जगह खड्डा खोदा जाए अच्छे से तो पानी जरूर निकलता है। जी बिल्कुल सही। तो अगर हम मेहनत एक ही जगह करेंगे तो उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा बच्चों। बिल्कुल सर। सर मैं जब आपके स्कूल में विजिट करने गया था तो मैंने वहाँ देखा कि आपके जो किड्स के ऊपर आपका बहुत फोकस रहता है, आपकी जो मदर टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करवाती हैं। तो वो ऐसा क्या आपने ऐसा सिस्टम जो बना रखा है स्कूल का, हमारे दर्शकों को भी बताइए कि जिनसे उनको पता चल सके कि आपके जो स्कूल है उसमें ऐसी जो फैसिलिटीज जिनके बारे में दर्शकों को पता चल सके। सर स्कूल के अंदर हमने जो किड्स के लिए एक पूरा सेपरेट सेक्शन बना रखा है। हमारी स्कूल 4 स्टोरी बिल्डिंग है, जो उसके अंदर बेसमेंट है वो सारा का सारा किड्स के लिए बना हुआ है। कंप्लीट फैसिलिटी, कंप्लीट जो एक बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी बेसमेंट के अंदर मौजूद है। जी। सारी की सारी मदर टीचर्स इतनी एक्टिवली काम करती हैं, है ना, उनके ऊपर एक ऑब्जर्वेशन भी रखा जाता है, बच्चों को सारी चीज़ें वहीं मिल जाती हैं। जी। तो इस तरीके से जो किड्स का जो प्रॉपर डेवलपमेंट होता है वो अच्छे तरीके से हो पाता है हमारे स्कूल के अंदर, क्योंकि उन बच्चों को एक सेपरेट किड्स सेक्शन के ही अंदर रखा जाता है। इवन आप ये मान के चल सकते हैं कि स्कूल के अंदर एक अलग तरीके से किड्स स्कूल एक अलग से चल रही है। बिल्कुल सही बात, ये मान के चल सकते हो, क्योंकि वो स्कूल से बिल्कुल सेपरेट रहता है। अपना केजी सेक्शन होता है, पूरे स्कूल से कटा हुआ सेक्शन रहता है, जिसके अंदर केवल मदर टीचर्स और केजी सेक्शन के बच्चे रहते हैं। बिल्कुल सर। सर मुझे आप ये भी बताइए कि जो एसकेपीएस के अंदर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और हॉस्टल फैसिलिटी भी उपलब्ध है क्या, और है तो जैसे ट्रांसपोर्ट की मैं बात करूँ तो किस किस रूट से आपके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, और हॉस्टल के बारे में भी आप हमें बताइए कि आपके पास हॉस्टल में कितनी सीट्स अवेलेबल है। देखिए सर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो आसपास के 20 किलोमीटर के बेल्ट में मेरी हर जगह, लगभग हर जगह बस जाती है। क्योंकि जैसे कि अगर हम सेंटर में स्कूल मानते हैं तो चारों तरफ 20 किलोमीटर तक के एरिया में मेरी बसें मेन रोड पे चलती हैं। जी सर। उसके अलावा अगर मैं हॉस्टल की बात करूँ तो हॉस्टल में थोड़ा सा लिमिटेड सीट है, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज की थोड़ी सी कमी है हॉस्टल में, क्योंकि हॉस्टल एक थोड़ा एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो लगभग अराउंड मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास 40 बच्चों के लिए हॉस्टल में फैसिलिटी रहती है इस टाइम करंट में देखा जाए तो 40 बच्चों को मैं रखता हूँ। इसके बाद मैं नहीं रख पाती, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता सर क्वालिटी के साथ। बिल्कुल, तो ज्यादा भी मोर देन 40 भी हो सकती है, लेकिन जो मैं प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकता हूँ चीजें, उसके अकॉर्डिंग लगभग 40 to 50 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ मेरे पास हमेशा रहती है उस समय। बिल्कुल सर। सर मेरा एक सवाल आपसे है, वो ये है कि जब हम ग्रामीण परिवेश की बात करते हैं
और जब उसमें देखते हैं तो उसमें बहुत सारी जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है फाइनेंशियल की। पेरेंट्स सोचता है कि मैं कम पैसे में मेरे बच्चे को कैसे पढ़ाऊँ। तो आपका जो फीस स्ट्रक्चर है जरा उसके बारे में भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि इतनी अच्छी बिल्डिंगें होंगी, इतनी बड़ी होंगी तो फीस भी बहुत ज़्यादा हाई होगी, तो आप उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। देखिए सर, ये एक बड़ा अजीब क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो, लेकिन बड़ा अच्छा सवाल भी है देखा जाए तो, क्योंकि है ना फीस के ऊपर बात करना ठीक नहीं लगता, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहता हूँ कि जैसे कि ग्रामीण बेल्ट आप कह रहे हो, आपने बिल्कुल सही कहा। एक ग्रामीण की एक सोच हो जाती है कि है ना हमारा बच्चा कम फीस में पढ़े, क्योंकि ये जो फील्ड है इसमें एक थोड़ा है एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च करने में ग्रामीण हिचकिचाते भी है, और कुछ ग्रामीण की या फिर कुछ लोगों की, कुछ गार्जियंस की फाइनेंशियल कंडीशन भी वीक होती है। जी बिल्कुल। तो अगर बच्चा अच्छा है और अगर गार्जियंस अच्छे तरीके से हैंडल भी करते हैं और ध्यान भी देते हैं, और अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, तो मैं उन बच्चों को फीस के अंदर हमेशा कोऑपरेट करता हूँ। मेरे लिए फीस हमेशा सेकंड प्रायोरिटी रहती है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा एजुकेशन क्वालिटी रहती है। अगर बच्चा इंटरेस्ट लेता है पढ़ने में, गार्जियंस को भी मन है कि हम हमारे बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं और वो मेरे को अगर कोऑपरेट करते हैं, तो फीस कभी मेरा फर्स्ट इशू नहीं होता है। ये हमेशा सेकेंडरी इशू रहता है। और सेकेंड ऑफ ऑल मतलब एक मेन बात ये है कि मेरी जो फीस है वो इस क्षेत्र में सबसे कम है। मैं फीस के ऊपर काम नहीं करता सर, मेरे को क्वालिटी देनी होती है, उसके ऊपर ज़्यादा वर्कआउट किया जाता है। तो फीस के मामले में आज तक वैसे मोटा मोटा कभी कोई इशू आया नहीं है, लेकिन फिर भी कोई आता है तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ, इतना कुछ नहीं होता। बिल्कुल सर, अब श्री कृष्णा एजुकेशन ग्रुप की तरफ से नया क्या देखने वाले हैं? हाँ, ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आपको कि अभी हमने एक नए प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया है, जिसके तहत हम एक नर्सिंग कॉलेज की शुरुआत करने वाले हैं कुछ दिनों के अंदर। उसके अलावा हम ITI कॉलेज भी इंट्रोड्यूस कराएंगे नेक्स्ट ईयर तक सर, ये हो पाएगा। उसके बाद मैं जरूर बताऊंगा आपको, क्योंकि अभी बिल्डिंग का काम चल रहा है सर। एक हमारे ग्रुप की एक और खास बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करते हैं जी। जब तक हमारा कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हो जाता है, तब तक हम कोई भी संस्था को स्टार्ट नहीं करते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं करते हैं कि ठीक है एक फ्लोर बना दिया, अगले फ्लोर का काम चल रहा है, फिर उसके बाद हम ओपन कर लेते हैं। पहले कंप्लीट सेटअप, जिससे कि कोई भी डिस्टर्बेंस संस्था के अंदर आए ही नहीं। जी बिल्कुल। तो अभी बिल्डिंग के काम चालू है, बिल्डिंग स्टार्ट हो चुकी है काम उसका, और जैसे ही कंप्लीट काम हो जाएगा उसके बाद हम अगले साल नर्सिंग कॉलेज भी लेके आएंगे। सर मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि आप श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल एवं श्री कृष्णा एजुकेशन ग्रुप की ओर से जो क्षेत्रवासी हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर थोड़ी मेरी बात कड़वी लगेगी, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा ये बात कि इस क्षेत्र में जो गार्जियंस हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान दें। क्योंकि अगर मैं शहरों की बात करूं तो आज के दिन शहरों के गार्जियन बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं और वो अपने बच्चों पे बहुत ध्यान देते हैं, जबकि इसी तरीके से अगर मैं ग्रामीण बेल्ट की बात करूं तो वो आज भी इतना ध्यान नहीं देते हैं। इस क्षेत्र के गार्जियंस की एक्सपेक्टेशन होती है कि जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्कूल की रहेगी, हम कुछ नहीं करेंगे। मेरे पास ऐसे केस आते भी रहते हैं। बिल्कुल सर। क्या होता है कि बच्चे की एजुकेशन जो होती है ना, वो स्कूल और पेरेंट्स दोनों से मिल के निकलती है। तो मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि ग्रामीण जो अपने बेल्ट के जो लोग हैं, जो मेरे स्कूल के गार्जियंस हैं और स्कूल्स के गार्जियंस भी, उन सबको बोलना चाहूँगा कि सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की ना समझें, घर पे भी बच्चों को ध्यान दें थोड़ा सा, और एक फ्रेंडली माहौल रखें जिसमें बच्चा अच्छे से पढ़ सके। इवन जैसे कि शहरों में आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि बच्चों के लिए एक एजुकेशन के लिए एक अलग से रूम प्रोवाइड किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अलग से रूम प्रोवाइड करो, लेकिन उनको एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करो जिसके तहत वो एक अच्छे से पढ़ाई कर सके, डिस्टर्बेंस कम हो। क्योंकि मैं कई बार जब इवनिंग में निकलता हूँ फील्ड के लिए बच्चों को देखने के लिए कि बच्चे घर पे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो देखता हूँ कई घरों में जाकर देखता हूँ तो उधर ऐसा लगता है कि यहाँ बच्चा नहीं पढ़ सकता। जी बिल्कुल। माहौल ही नहीं मिलता, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है। तो मैं एक ये उम्मीद करता हूँ गार्जियन से कि है ना वो बच्चों को एक सेपरेट जगह दें जहाँ बच्चा आराम से पढ़ सके। उसके अलावा गार्जियन से एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि वो स्कूल टाइम टू टाइम आए। बिल्कुल। अगर आप स्कूल में टाइम टू टाइम विजिट नहीं करोगे ना, तो ये बच्चे के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि क्या होता है जब आप स्कूल टाइम पे विजिट करते हैं, बिल्कुल सर, मेरी भी एक मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी और टीचर्स की भी होगी कि हाँ गार्जियन आते हैं और हमेशा ध्यान देते हैं। तो हमेशा टाइम पे आना चाहिए, क्योंकि क्या होता है और सारे काम सर हो सकते हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो बच्चों के लिए तो कर रहे हैं। बिल्कुल सर। बच्चों के लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इवन शहरों में भी गार्जियंस जो है बच्चों के लिए टाइम निकालते हैं, तो हम क्यों नहीं निकाल सकते? बिल्कुल। और अपने यहाँ तो हर मंथ में पीटीएम का किया जाता है। पीटीएम आयोजित की जाती है, तो पीटीएम में जरूर आना चाहिए। इसमें बच्चों की प्रोग्रेस के बारे में पता लगता है। जो बच्चों में, मैं नहीं कह रहा बच्चा हमेशा परफेक्ट रहेगा मेरी तरफ से, कुछ बच्चों में कमियां रहती है तो कमियां अपन डिस्कस करें, बात करें उस पीटीएम के दौरान, क्योंकि उस टाइम क्लास टीचर भी वही मौजूद होते हैं, सारे टीचर्स वही होते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि सारे गार्जियंस पीटीएम में हमेशा आए। उसके अलावा जब भी टाइम मिले स्कूल में जरूर आए और अपने बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में जाने।
ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए समय निकाला। और सफरनामा का पहला एपिसोड में आज मेरे साथ नीरज यादव जी। सर, आपने अपना अमूल्य समय में दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।